ठीक है। जो कंप्लेंट का प्रोसीजर था उसमें जैसे कोई पर्सन ए है, ए क्या है, जो कंप्लेंट कराता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। ठीक, जो एफआईआर कराता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेंट। जो एनसीआर रिकॉर्ड कराता है उसको भी हम इंफॉर्मेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट। ठीक, अगर कहीं पे भी कंप्लेनेंट टर्म, आप ये सब सारी चीजें समझने की हैं कि जब भी आप बेरा एक्ट रीड करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि कंप्लेनेंट वर्ड अगर आ गया है तो वहां पे कंप्लेंट ही रजिस्टर होगी, इंफॉर्मेंट आ गया तो वहां पे इंफॉर्मेंट में दोनों हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन ए है वो बी के अगेंस्ट कंप्लेंट कराने अगर मजिस्ट्रेट के पास जाता था तो उस केस में क्या होता था कि मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता था और प्लस विटनेसेस को एग्जामिन करता था। और इसी जो एग्जामिनेशन करता था कंप्लेनेंट और विटनेस की, उसी एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए वो आगे काम करता था। यहां पे कहीं पे भी जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसका कोई रोल नहीं था। कहां नहीं था, पुराने हमारे प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर में। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक चीज है, चेंज है, बहुत ही बढ़िया चेंज है, जो सेक्शन 223 जो कि इक्विवेलेंट है सेक्शन 200 के, पुराना जो 200 है वो बहुत अच्छा चेंज है। वो ये चेंज है कि अब एक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कि आप भी आके, जो आपके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं कंप्लेन में, आप भी आके कुछ इसके बारे में बोलिए। अब ये जो एग्जामिनेशन का है, अब इसमें एक्यूज्ड के भी वक्तव्य को ध्यान में रख के मजिस्ट्रेट आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले एक्यूज्ड को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिलती तो वो कहीं जाके 202 में, जो कि अब है 225, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस का ये टॉपिक, इसका हेडिंग का नाम है, तो कहीं यहां जाके मिलती थी कि जब मजिस्ट्रेट इंक्वायर करने लगता था, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने लगता था, तब हो सकता है कि उसको बुला के पूछ ले, या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जाके पूछ ले, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन कभी प्राइमा फेसाई कि जैसे ही कंप्लेनेंट सामने आया वैसे ही क्या कहते हैं, वो जो बयान दे रहा है या 2-4 विटनेसेस लेके आया है, वो जो बयान दे रहे हैं उसी के एग्जामिनेशन पे वो आगे मूव हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसको भी मजिस्ट्रेट सुनेगा, आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा मूव है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए ये जो है कॉन्सेप्ट यहां पे डाला गया है। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट है। ठीक, देखो जो 223 है, ये क्या है, कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर है इसमें। ठीक, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। फिर क्या है, फिर है 224 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। फिर क्या है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस है। ये क्यों, ये कैसे है, क्या है, मैं बता रहा हूं। पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक, उसके बाद सॉरी डिसमिसल यहां है, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट होगा ऊपर, ये यहां पे रिटर्न ऑफ कंप्लेंट होगा। ये रिटर्न ऑफ कंप्लेंट है, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट है। ठीक, और यहां पे 226 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट है। देखो एक चीज बताऊं, ये चार्ट बनाने से ना बहुत काम की चीज है सब। ट्रायल में भी मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, देखो कंप्लेंट जब फाइल की जाती है, कंप्लेंट जब फाइल की जाती है तो वहां पे वर्ड क्या मेंशन है? शैल। 223 देखो, दिखा रहे, देखो क्या लिखा है कि अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced in writing, and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. ठीक, दूसरी चीज, अब यहां पे एक चीज ये भी आ गई, ठीक, भले वहां पे लिखा है कि वर्ड शैल है, अब यहां प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब इसका अगर हम एम्बिट बड़ा करें, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा चेंज है। देखो अब इसको वापस आते हैं इस पे, तो मैं समझाऊं कैसे है। ठीक, देखो वर्ड शैल है, वर्ड शैल है, ठीक, क्या लिखा? कंप्लेंट अगर फाइल होगी तो शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, किसको किसको? कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, और विटनेसेस पे लिख लेना प्रेजेंट। विटनेसेस अगर लेके आया है तो उसका भी एग्जामिनेशन करेगा, ठीक, उसका भी एग्जामिनेशन करेगा। ठीक, अगर प्रेजेंट नहीं है तो एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट है तब वर्ड शैल से लिखा हुआ है, और फिर आगे प्रोवाइड, और एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट, ये मान लो कंप्लेंट वाला कागज है, ये लिख दिया, एक तरफ मजिस्ट्रेट साहब का साइन, एक तरफ कंप्लेनेंट का, और उसके नीचे विटनेसेस का, ऐसे होगा, ठीक है, तीनों का साइन उसमें मौजूद रहेगा। ठीक, दूसरी चीज जो प्रोवाइजो लिख दिया, प्रोवाइजो क्या लिखा? प्रोवाइजो में लिखा, कहा कि अगर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना है, कॉग्निजेंस लेना है, तो वो एक्यूज्ड को सुनेगा ही सुनेगा। मैजिस्ट्रेट 223 में अगर सिर्फ कंप्लेनेंट का बयान लिया, विटनेसेस का बयान लिया, वो तो सीधे डिसमिसल कर सकता है, ये सब लिखा नहीं है, इसको पढ़ने के बाद की बात है। देखो कोई पर्सन ये था, वो कंप्लेंट कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, वो किसको एलिगेशन लगा रहा था? बी के ऊपर। एक 3-4 आदमियों को लेके पहुंचा, कहा कि ये सर गवाह हैं, ये विटनेसेस हैं, इन्होंने देखा है कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा अपराध कारित किया है, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि अच्छा चलो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, किससे बोलेंगे? उस पर्सन ए से, क्योंकि पर्सन ए कौन है? कंप्लेनेंट। उससे कहेंगे चलो बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो अपनी घटनाएं बताएगा। उसके बाद उसके साथ उस विटनेस के तौर पे 3-4 लोगों को लेके आया, उसको भी मैंडेट है कि उसको भी एग्जामिन करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे, लिखेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि क्या 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 हुआ है, ठीक है। और कंप्लेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, और दोनों के तरीके भी अलग अलग है, कहां बाइफरकेट होगा वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर ओरल आई तो रिड्यूस इन राइटिंग कर देंगे, ठीक है, उसके बाद साइन वाइन करा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट इस ओपिनियन में है कि कंप्लेंट लगता है कि मामला सत्य है और हमको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को,
तो पहले वो क्या करेगा, एक्यूज्ड को भी बोलने का मौका देगा, नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक बेसिक चेंज है, बेसिक चेंज है, पूरे पूरे प्रोसीजरल में चेंज कर दिया, ठीक है, नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उसको आगे बढ़ने के उसमें कहां आगे बढ़ सकता है, वो 223 से सीधे 226 में आ सकता है। वो ए जो पर्सन एक कंप्लेनेंट था, उसके साथ 3-4 लोग थे, उनको सुनने के बाद सीधे सीधे डिसमिस कर सकता है कंप्लेन, सीधे सीधे सुन लिया, आप कहा दम नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, सीधे सीधे वो आ जाएगा, डिसमिसल में आ सकता है। लेकिन वो ये यहां पे इश्यू ऑफ प्रोसेस में नहीं आ सकता, ठीक है। इश्यू ऑफ प्रोसेस रिटर्न भी कर सकता है, रिटर्न कर दिया, रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट दूसरा है, उसको भी हम समझेंगे। मेरी बात समझ में आ रही गई, कहने का मतलब वो संज्ञान नहीं ले सकता बिना सुने एक्यूज्ड को, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये प्रोवाइजो ही पूरा नया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं, इतनी बात समझ में आई, अब आते हैं थोड़ा सा मूवमेंट समझते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, मूवमेंट क्या है इसका, कैसे मूव करता है। इसी में दिखाते, देखो फिर से बना रहे थे, देखो क्या क्या है, 223 है, 224 है, 225, फिर 226, ऊपर लिखा हुआ है ना, सब लिख लिया होगा पहले ही। ये रिटर्न ऑफ कंप्लेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, 226 डिसमिसल। एक सेक्शन दूसरे चैप्टर का और जोड़ दो, जिसको हम कहते हैं 227 इश्यू ऑफ प्रोसेस। मैं अभी समझने के लिए बता रहा हूं, वो इश्यू ऑफ प्रोसेस एकदम सेपरेट चैप्टर का है, ठीक है, वो इश्यू ऑफ प्रोसेस दोनों सेपरेट चैप्टर का है, लेकिन इसको मैं जोड़ के आपको समझाने के लिए। और मैं ये 227 सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे तीनों क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग अलग शुरू होती हैं, लेकिन सबके तौर तरीके आखिरी में आके यहीं पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहीं से आके इश्यू ऑफ प्रोसेस, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो एनसीआर रही हो, चाहे वो कंप्लेंट रही हो, यहीं पे आके सम्मिलित हो जाएंगे, उसके बाद सेम प्रोसीजर चलने लगेगा। समझा रहे कि नहीं, ठीक। देखो, कंप्लेंट अगर आई, लेकिन जिसके पास कंप्लेनेंट कंप्लेंट लेके आया वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, मजिस्ट्रेट वो एम्पावर्ड नहीं है उस कंप्लेंट को सुनने के लिए। मान लो जुरिडिक्शन अलग था, मान लो मजिस्ट्रेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो पता चलता कि सजा इसमें 3 साल तक की है, जेएम सेकेंड क्लास पास पहुंच गया है, ठीक है, जुरिडिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर जुरिडिक्शन नहीं है उसके पास, तब वो सीधे यहां से मूव करेगा और कहां पे आ जाएगा, 224 में उसको रिटर्न कर देगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, सेक्शन 224 में आके रिटर्न कर देगा, कहेगा। और रिटर्न करते समय क्या कहेगा, कहेगा मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, जो भी रीजन होगा रिटर्न कर देगा। और दूसरी बात, अगर अब इसमें जो मैं ऊपर बता रहा था कि ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, उसका यहां पे कुछ मामला है। अगर मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट आई है वो रिटर्न फॉर्म में आई है, और मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट आई है रिटर्न फॉर्म में आई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसमें इंडोर्समेंट कर देगा, और जो भी रिस्पेक्टेड मजिस्ट्रेट होगा, जो जुरिडिक्शन होगा जिसके पास, उसको वो रिटर्न कर देगा। उसको, उसी आदमी को रिटर्न ट्रांसफर नहीं, देखो हर एक शब्द का अपना अलग, ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पे रिटर्न होगा, वापस करना होगा, उसके पास भेजने की बात नहीं होती, रिटर्न करना, कि इंडोर्स करेगा कि ऐसा ऐसा है, हमारे पास जुरिडिक्शन नहीं है, इस मजिस्ट्रेट के पास जाओ, लो अपनी कंप्लेंट, जाओ उसके पास चले जाना, हाँ ठीक है, रिटर्न कर देगा कंप्लेंट, ठीक। दूसरी चीज कि अगर ओरल कोई बोल, मैंने बताया ना कि ओरल भी हो सकती है कंप्लेंट और रिटर्न भी हो सकती है। अगर ओरल कंप्लेंट अगर कोई लेके आएगा तो उसको सीधे सीधे बता देगा कि ऐसा है, इंडोर्समेंट करने की, कोई लिख के उसको इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है, ओरल में सिंपली बता देगा कि ऐसा भैया जाइए उस कोर्ट में जाइए, हमारे पास जुरिडिक्शन नहीं। समझ में आया इतनी चीज। रिटर्न ऑफ कंप्लेंट का सेक्शन 224 में कैसे, कब आएगा, सेक्शन 224 में,
जब उसके पास जुरिडिक्शन नहीं होगी। और जो मेन चीज हमको समझनी है कि अगर लिखित रूप में अगर कोई कंप्लेंट लेके आया होगा तो इंडोर्स कर देगा, लिख के बता देगा कि ऐसा ऐसा है, वहां जाइए। और अगर कोई ओरली लेके आएगा तो ऐसे ही इंडोर्समेंट करने की उसको जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देगा उसको। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अगर उसको 223 में ही जब ये लोग आए, कंप्लेनेंट आया, विटनेस लेके आया, उसी समय मजिस्ट्रेट का कोई ओपिनियन ही नहीं फॉर्म हो पा रहा है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वहां से उठेगा और सीधे आ जाएगा 226 में कंप्लेंट ही डिसमिस कर देगा। कंप्लेंट ही क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। ठीक, लेकिन उसको ये लगता है 223 का एग्जामिनेशन के बाद, 223 के बयान को देखने के बाद, जिसको पहले हम 200 का बयान बोलते थे, अब हम उसको 223 का बयान बोलेंगे। ठीक है, 223 के बयान को देखने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है इसमें और जो है तथ्यों का होना जरूरी है, ठीक है, तो क्या करेगा? मूव कर जाएगा 225 में। 225 में वो मूव कर जाएगा कहां पे? 200, अरे यार 225 में। 225 में उसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, ये इसकी हेडिंग होगी। उससे अगर मैं उसकी जगह ये लिख दूं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन फॉर मोर फैक्ट्स, तो ये थोड़ा ज्यादा सुसंगत लगता है। ठीक है, कि मेरी बात समझिएगा, 223 में उसको लगा कि कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, डिसमिसल कर दिया, जुरिडिक्शन नहीं है, रिटर्न कर दिया, लेकिन लग रहा है कि कंप्लेंट में दम है, लेकिन पूरे तथ्य ये लोग मेरे पास नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, खुद कर सकता है या किसी सबऑर्डिनेट को बोल देगा। इंक्वायरी करेगा, किस लिए इंक्वायरी करेगा? कि और थोड़े से फैक्ट उसके सामने आ जाएं, या तो किसी पुलिस ऑफिसर को कह देगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और तथ्य इकट्ठा करिए इस मुद्दे पे जिसलिए कंप्लेन लेके आए। वो कहां पे करता है? 225 में करता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को यह लग रहा है कि ऐसा है कि अब सारे इनके तथ्य सही हैं, सब कुछ सही है, ये जो एक्यूजेशन लगा रहा है ये भी सही है, और ये सच बात बोल रहे हैं, एकदम मैं श्योर हूं कि लगता है इसने अपराध किया है। किसने अपराध किया? एक्यूज ने। तो यहां से उठ के सीधे 227 में इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देगा। और लेकिन ये इश्यू ऑफ प्रोसेस कैसे करेगा? मस्ट लिसन द स्टेटमेंट ऑफ, ये नई चीज है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। बिना उसको सुने वहां से यहां उठ के नहीं आएगा। ये मूवमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है? ठीक, कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? और इश्यू ऑफ प्रोसेस में क्या है? सम्मन भेजना चाहेगा, सम्मन भेजेगा, वारंट भेजना चाहेगा, वारंट भेजेगा। लेकिन उसमें भी एक चीज है कि अगर सम्मन्स केस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सम्मन ही भेजेगा। अगर कंप्लेंट ऐसे किसी मामले के लिए आई जो कि सम्मन केस से रिलेटेड है, बताओ सम्मन केस क्या होता है? उसका इफेक्ट क्या है? अगर कोई केस सम्मन केस बन जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर कोई केस वारंट केस बन जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अरे उसका ट्रायल, नेचर ऑफ केस डिसाइड द नेचर ऑफ ट्रायल। अगर कोई सम्मन्स केस हो जाएगा तो उसमें समरी ट्रायल और सम्मन्स ट्रायल होगा, बस। और जब भी एक और आपको और थोड़ा सा उसको डीप बता दूं कि जब सम्मन्स केस होता है तो कभी भी फॉर्मल चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता। हमेशा जब वारंट केस होगा तभी फॉर्मल चार्ज बनाया जाएगा, जब मैं बताऊंगा जब ट्रायल
पढ़ाऊंगा तो। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये चीज समझ में आई कि कैसे क्या चीजें मूव। अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं कि क्या एक बार कंप्लेंट डिसमिस होने के बाद सेम चीज के लिए क्या दूसरी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? बताओ। देखो, कर सकते हैं। सेकंड कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड। ठीक, न्यू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आ गए। ठीक है, एब्सर्ड डिसमिसल कर दिया है किसी ने, एब्सर्ड डिसमिसल कर दिया है किसी ने। ठीक है, या एब्सर्ड डिसमिसल का बेतुका डिसमिसल, बिना किसी रीजन से डिसमिसल कर दिया। ठीक है, या तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा नहीं गया। ठीक है, किसी विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया, प्रोसीजरल डिफेक्ट हो गया अगर, तो भी न्यू कंप्लेंट सेकंड कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सेकंड कंप्लेंट बी फाइल्ड, तो आप कहेंगे यस, सेकंड कंप्लेंट फॉर द सेम इशू कैन बी फाइल्ड, बट उसमें नए फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऐड होने चाहिए। अगर नए फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऐड नहीं होंगे तो फिर जो है उसमें नहीं कर सकता। ठीक, सेम में नहीं कर सकता, सेम में नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, हाँ, एब्सर्ड डिसमिसल हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पुराना जो क्या कहते हैं ऑर्डर है उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब आप ये कह लीजिए कि इनकम्प्लीट ऑर्डर दे दिया, अगर ऑर्डर जो है इनकम्प्लीट है। ठीक, इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि कुछ तथ्यों को देखा नहीं, कुछ आधे तथ्य थे, आधे तथ्यों को देख के ही उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तब भी सेकंड कंप्लेन हो सकती है। ठीक, और कोई एब्सर्ड डिसमिसल है, न्यू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अराइज हो रहे हैं, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, न्यू, हाँ, एब्सर्ड डिसमिसल, बिना किसी रीजन के कोई डिसमिसल कर दिया तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेयर एक्ट पे। ये पूरा चीज समझ में आई? ठीक, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक, अब आते हैं बेयर एक्ट पे, क्या क्या चीजें हम लोग देख रहे हैं। और हमने एक चीज और देखा था कि अगर मैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई चीज है तो क्या कहते हैं, हाँ, तो वही सेम प्रोविजन यहाँ पे भी है, तो उसको मैंने वो नहीं किया क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो उसको, फिर से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मेक ओवर भी एक चीज होती है। मेक ओवर की कोई दूसरा मजिस्ट्रेट है, उसने बोल दिया कि ऐसा है भैया, आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये कॉग्निजेंस के चैप्टर में है मेकिंग ओवर। ठीक है, 212 मेकिंग ओवर ऑफ केस। ठीक, तो अब देखते हैं। A magistrate having jurisdiction while taking cognizance of an offense on complaint shall examine upon oath complainant witnesses। यहां देखो मैंने लिखा था ना present, if present, वही चीज यहां लिखा है। And the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by, तीनों का सिग्नेचर होता है, यहां पे तीनों का सिग्नेचर होगा, जैसे मैंने अभी बताया था। बनाया नहीं, एक कागज बनाया उसमें ऐसे बता दिया। ठीक, फिर ये चीज भी आप समझ चुके हैं कि कैसे ये पूरा एकदम प्रोसीजर ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे इस प्रोवाइजो को ऐड करके दूसरा प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और अ कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। कोर्ट कैसे मेड कंप्लेन करती है? कोर्ट कैसे कंप्लेन करती है बताओ? चलो इसको अभी हम लोग जब कॉग्निजेंस देखेंगे तब उसको पढ़ेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, अभी इतना याद कर लो। ठीक है, ये द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी। कहने का मतलब कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो बोल के कंप्लेन करा रहा है, आया मजिस्ट्रेट के पास, अगर when the complainant, the magistrate need not the complainant and the witnesses acting or purporting, कहने का मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट कोई कंप्लेन कराने आ रहा है और वो बोल के कंप्लेन कराने आ रहा है, तब तो उसको एग्जामिन किया जाएगा। कौन सा? ये वाला? यही वाला तो बता रहा हूं, यही वाला तो बता रहा हूं। देखो फिर से एक बार, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग
टुकड़ों में समझ लो कि जब कंप्लेंट लिखित रूप में होगी एंड द मजिस्ट्रेट नीड नॉट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, वहां शैल वर्ड इस्तेमाल हुआ था ना, उसी का एक्सेप्शन है ये। वहां मैंडेट कर दिया कि अगर कंप्लेनेंट और विटनेसेस आते हैं तो उनको उनका एग्जामिनेशन होना तय है, ठीक। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने के समय पे ही कंप्लेंट कराने आ रहा है, और कैसे आ रहा है, लिखित रूप से कंप्लेंट कराने आ रहा है, तो उसको एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर ओरल लेके आएगा तो उसका भी एग्जामिनेशन होगा। प्रोवाइजो में साफ साफ ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है। प्रोवाइजो में ये चीज साफ साफ मेंशन है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अगर कराने आएगा कंप्लेंट, ठीक है, तो फिर उसको एग्जामिन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट कैसे आना चाहिए कंप्लेंट कराने, लिखित रूप में, ठीक। फिर या तो कोई मजिस्ट्रेट, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया है, मेक ओवर कहने का मतलब भेजना होता है कि भैया आप थोड़ा सा ये मामला देख लीजिए, तो ठीक है। ये पहले सीआरपीसी में सेक्शन 192 में था। सेक्शन 192 अभी किसमें है, मैं उसको देखना पड़ेगा मुझे। सेक्शन, अच्छा हाँ 212 दिया तो है, 192 में था ये, ठीक है, मेकिंग ओवर ऑफ केस। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है किसी को भेजता है कि ऐसा थोड़ा इंक्वायरी ट्रायल कर लीजिए, उस मामले में भी क्या कहेगा, जिस मजिस्ट्रेट के पास आया वो चलेगा, कंप्लेनेंट और विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं कराने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर अंडर सेक्शन आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एट द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन देम। अगर एक बार एग्जामिनेशन हो गया है तो उसको री एग्जामिनेशन उसका नहीं कराएगा, वही चीज मैंने बताई। अब देखो, अ मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट, वही चीज जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो कि बिना उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, अभी क्या था कि पब्लिक सर्वेंट अगर कंप्लेन कराने आ रहा है तो उसको एग्जामिनेशन उसका नहीं करना है, लेकिन वो लिखित रूप में आना चाहिए। उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है, कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ही कंप्लेन हो रही होगी तो उस कंप्लेन को तब तक एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पब्लिक सर्वेंट को ना सुन लिया जाए या उसके सुपीरियर ऑफिसर से को उस सिचुएशन के बारे में एक रिपोर्ट ना ले ली जाए, ठीक। देखो, एन अदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन मेकिंग ओवर कहने का मतलब होता है कि कोई इंक्वायरी ट्रायल किसी के पास आया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में भी, ठीक। कोई इंक्वायरी के लिए आया, मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा है कि किसी को बोल दिया, किसी अपने साथ वाले को मेक ओवर कर दिया, ठीक है। कोई काम मेक ओवर कर देना, कहने उसको दे देना कि ऐसा है कि आप थोड़ा देख लीजिए इसको। तो अगर ऐसे केस में अगर कुछ करता है तो उसमें भी, और वो लिखित रूप में है, अगर जो मेकिंग ओवर हुई है उसमें अगर कोई कंप्लेंट ही है, सपोज दैट किसी मजिस्ट्रेट के पास आई, उसने मेक ओवर कर दिया कंप्लेंट, ठीक है, लिखित रूप में थी वो कंप्लेंट, हाँ हैंड ओवर कर दिया, मेकिंग ओवर से तुम लोग हैंड ओवर समझ लो, हैंड ओवर कर दिया कंप्लेंट किसी के पास आई, मान लो सपोज दैट हम लोग इससे पहले हम लोग प्रोविजन पढ़ चुके हैं, कनेक्ट करो उससे। मैं बता रहा था, कह रहा था कि अगर मजिस्ट्रेट जो है वैकेंट हो जाएगी सीट, ठीक है, अगर सीट वैकेंसी आ जाएगी या तो क्या कहते हैं वो लीव पे चला जाएगा, तो ये प्रोविजन हमने पढ़े नहीं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर मेकओवर कर दिया किसी को और जो कंप्लेंट थी वो क्या थी, इन राइटिंग थी, ठीक, किसी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए वो बता दिया, और कंप्लेंट क्या थी, इन राइटिंग थी, तो उसमें वो एग्जामिन नहीं करेगा, ठीक, यही चीज। अब यहां पे देखो, a magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in course of the discharge of his official duty or functions or duty। इसमें एक चीज बहुत विशेष ध्यान देने लायक है, क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 में एक चीज बहुत विशेष ध्यान देने लायक है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे अगर कोई एक्ट किया और उस एक्ट के रिगार्डिंग, उस एक्ट को लेके कोई पर्सन है वो जो सेटिस्फाइड नहीं है या कुछ उसको लग रहा है गलत है, उस एक्ट को लेके वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया उस एक्ट के खिलाफ कंप्लेंट कराने, तब जाके ये क्लॉज 2 लगेगा। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो छुट्टी पे है और तब उससे कोई काम हो गया, तब उसको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में यहां पे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है हैज बीन कमिटेड इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, फंक्शन एंड ड्यूटीज। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक। अगर कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं
हम सब लोग बहुत करते हैं कि अरे बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी। वो अधिकारी तब तक है जब तक वो अपने ड्यूटी पे है, उसके बाद वो आम इंसान है। हाँ हाँ, ड्यूटी के दौरान अगर कोई गलती करते हैं, उसके उस गलती को लेकर अगर कंप्लेंट आती है, तब जाके ये प्रोविजन लगेंगे ये दोनों क्लॉज 2। हाँ, नहीं तो ऊपर चले जाएगा, नहीं तो ऊपर चले जाएगा नॉर्मली। फिर कोई पब्लिक को ना उसको सुनने का मौका मिलेगा, ना उसके सुपीरियर को सुनने का कोई वो ना उससे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ड्यूटी के दौरान है तभी। साफ साफ लिखा है ना, ए मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अगेंस्ट पब्लिक फॉर एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन और ड्यूटी अनलेस ये और ये। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेंट होगी। देखिए, अब वास्तविकता में जाएंगे तो फिर जो है वो दूसरा मामला है। जो लिखा है अभी हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? सेक्शन 223 आगे जाएं। देखो, ये चीज हम पूरी तरह से देख चुके हैं कि ये रिटर्न ऑफ कंप्लेंट वाला मामला है, ये रिटर्न ऑफ कंप्लेंट का मामला है। ठीक, इसको क्या हेडिंग दे दिया? पहले रिटर्न ऑफ कंप्लेंट ही था, प्रोसीजर बाय नॉट कॉम्पिटेंट, वही चीज जो मैं बता रहा था कि कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ही शैल, ये जो मैंने बताया था, वह लिखित में रहेगा तो इंडोर्स कर देगा, लिखित में नहीं रहेगा तो उसको सीधे से भेज देगा। इफ द कंप्लेंट इज रिटन टू द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, बता रहे कि लिख के बता देगा कि ऐसा ऐसा है, ये फलाने जगह चले जाओ। इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, डायरेक्ट द कंप्लेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? डायरेक्शन दे देगा कि ऐसा है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है भैया, फलाने मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, वहां चले जाओ। ठीक है, समझ में आया? अब आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो मैंने उस पर क्या लिखा था कि फॉर की कलेक्शन ऑफ मोर फैक्ट एंड सर्कमस्टांस, मतलब कि ज्यादा तथ्यों के लिए इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, ध्यान दो। एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट of a complaint of an offense of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section, made over मतलब handed over to him under section 212 may, if he thinks fit and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case, जो मैं बता रहा था, either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding or not। एक चीज मुझे एक स्टेप और ऐड करना है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्या ऐड करना है। एक चीज मैं वहां पे ऐड नहीं किया था, देखो यहां पे वापस आ रहे हैं, अभी उसको अभी ध्यान मत दो, अभी बता रहा हूं कि क्या पूरा मामला है उसमें। इसमें ध्यान दें, जहां भी बनाया होगा आपने उसको बना ले, पूरा दिमाग में आ जाएगा फिर से। यहां से आ सकता है, रिटर्न कर सकता है, कॉम्पिटेंट नहीं रिटर्न कर देगा। लग रहा है प्राइमा फेसाई, उसको एकदम भरोसा है कि इसमें कोई दम बारूद नहीं है, सीधे चलाएगा, इसमें 226 में डिसमिस कर देगा। ठीक है, या उसको लग रहा है कि सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, कि उसको भी सुन लेगा और उधर तो एग्जामिनेशन कर ही चुका है, सीधे सीधे इश्यू ऑफ प्रोसेस में आ जाएगा, इश्यू कर देगा, प्रोसेस ही इश्यू कर देगा। ठीक है, एक तरीके से संज्ञान ले लिया। ठीक, अब 223 से 225 आया, 225 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। 223 से 225 आया, 225 के बाद या तो वो 226 में जाएगा और या वहां से उठ के 227 में आएगा। कहने का मतलब, अब वो तो पहले वाला समझ में आ गया था, इसको समझ आ रहा हूं। 223 में कंप्लेंट दर्ज हुई, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आया 225 में, उसको लग रहा है कि कंप्लेंट में सारे फैक्ट्स तथ्य मेरे सामने नहीं आ पा रहे, मुझे और तथ्यों के बारे में जानना है, इस जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें और क्या क्या तथ्य रहे होंगे वो मुझे जानना है। और तथ्यों को जानने के लिए वो 225 में आया और तथ्यों में इंक्वायरी करी या इन्वेस्टिगेशन करा, जैसा भी है द केस में भी, जो भी केस रहा हो, कि उसने इंक्वायरी, मान लो खुद ही से इंक्वायरी करने लगा या किसी को डायरेक्ट कर दिया कि भैया आप इन्वेस्टिगेशन करके लाइए, क्या तथ्य थे, तथ्य आए उसके सामने, और तथ्यों के बाद उसको लगा अरे यार गलती हो गई, डिसमिसल कर दो इसको, आरोप सही नहीं लगाए गए हैं,
तो फिर यहीं से उठ के या तो वो 226 में क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, और यहीं पे उसको अब और तथ्य आ गए सामने, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अरे ये तो अपराध हुआ है यहाँ पे, एक्यूज तो ये किया है इसने जो ये काम, फिर वो सीधे सीधे आ जाएगा इश्यू ऑफ प्रोसेस में। अब जाके पूरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? देखो तो अच्छा, एक चीज इसमें और बहुत गंभीर चीज है जो आप लोगों को नोट करना है कि when the person is residing beyond the jurisdiction of that magistrate, एक लाइन लिखी है ना, क्या लिखा है कि made over to him may if he thinks fit। पहले क्या बोला, कहा, फिर से मैं वहां जाता हूं, एक मिनट समझिए, देखो बहुत ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें सब मेंस आंसर राइटिंग में किस सवाल हैं, मेंस निकालना इसीलिए आसान है, मेंस में पढ़ा देंगे समझ लो कि एकदम कोई वो नहीं है, प्री में तुम लोगों को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस में तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेंस में पता है कि कंप्लेंट से आना ही आना है, मेंस में पता है FIR आना ही आना है, मेंस में पता है सेशन ट्रायल आएगा ही आएगा, आपको पता रहता है उसमें कि सवाल कहां से बनेगा। प्री में थोड़ा सा पूरा श्योरिटी नहीं है। तो यहां पे एक चीज और ऐड कर लो कि 223 में जब कंप्लेंट आई, ठीक, और जो 223 में जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट आई है वो पर्सन, मान लो कोई इलाहाबाद का, सपोज दैट मैं सपोज कर रहा हूं कि कोई इलाहाबाद का कोई मजिस्ट्रेट है, उसके ज्यूरिसडिक्शन, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रह रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कोई मजिस्ट्रेट है, उसके पास जो कंप्लेंट आई है, जिसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है, वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, तब उस केस में ये वाला जो स्टेप है डायरेक्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस का, ये हो ही नहीं सकता। पहले उसको वहां से निकल के इस स्टेप में आना ही आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं क्यों आना पड़ेगा, वो भी मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि वो सीधे सीधे उसके जुरिडिक्शन में वो एक्यूज नहीं रह रहा है जिसके ऊपर कंप्लेंट में आरोप लगाया गया। कहां से मैं ये बात बोल रहा हूं, इसको ध्यान दें, कहां से ये बात बोल रहा हूं, इसको देखो, ये बात मैं यहां से बोल रहा हूं। देखो बहुत, देखो यही होता है कि शब्दों पर ध्यान देना। देखो कि क्या शब्द इस्तेमाल किया कि एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीव्ड की मेड ओवर हुआ या उसके पास खुद कंप्लेन आई, ठीक, तो बहुत ध्यान दें, मे इफ ही थिंक्स फिट एंड शैल, कि पहले बोला कि जैसा उसको ठीक लगे वैसा, कि मतलब या तो वो पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस में चला जाए, चाहे इश्यू ऑफ प्रोसेस में चला जाए, चाहे वो डिसमिस कर दे, ठीक है, जो उसको ठीक लगे वो करे। लेकिन एंड शैल, शैल क्या, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction। यहां से मैं ये बात बोल रहा हूं, समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ, साफ साफ यहां पे लिखा है रिसाइडिंग, साफ साफ लिखा है, क्रिस्टल क्लियर है, यहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, साफ साफ लिखा है कि अगर वो क्षेत्राधिकार से बाहर रह रहा है तो डायरेक्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं कर सकता, सीधे सीधे क्या आना पड़ेगा, shall in case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused। accused के विरुद्ध पोस्टपोन कर देगा इश्यू ऑफ प्रोसेस, और पोस्टपोन कैसे करेगा इश्यू ऑफ प्रोसेस, वो यहां पे दिया हुआ है। पोस्टपोन करके क्या करेगा, डायरेक्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस में नहीं गया, पोस्टपोन कर दिया इश्यू ऑफ प्रोसेस, और पहले क्या किया, इंक्वायरी किया या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद वो इश्यू ऑफ प्रोसेस में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। अब पोस्टपोनमेंट के बाद करेगा क्या, देखो मैं भी इस्तेमाल किया पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए, और शब्द शैल भी इस्तेमाल किया, जहां पे
फिर से मैं उस पे आ रहा हूं, देखो साफ साफ इस पे आइए, इसीलिए मैंने चार्ट बनाया कि पोस्टपोनमेंट सोस्टपोनमेंट समझ में आएगा नहीं बिना चार्ट के। ठीक, देखो कहने मतलब ये है कि 223 से सीधे सीधे यहां मैं तीर बनाया हूं एक, मैं ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वहां वर्ड में भी लिखा था कि उसके डिस्क्रिप्शन पे वो चाहे जहां मूव करे, चाहे डिसमिसल करे, चाहे सीधे सीधे इश्यू ऑफ प्रोसेस में चला जाए, चाहे जहां चला जाए, लेकिन फिर शैल शब्द भी आगे जोड़ दिया, कहा कि शैल इन द केस वेयर द एक्यूज्ड इज रिसाइडिंग बियॉन्ड द प्लेस ऑफ द बियॉन्ड द प्लेस वेयर ही इज एक्सरसाइजिंग हिज जुरिडिक्शन। कहने मतलब कि अगर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है अगर कोई एक्यूज, तो उस केस में स्टेप डिसाइड कर दिया है, कहा है पहले यहीं आएगा, उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस जाएगा, डायरेक्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं जा सकता। बाकी और हर जगह जा सकता है। हाँ, रिसाइडिंग वाली बात बस इतना बोला कि ये वाला जो स्टेप है ये नहीं कर सकता, कि अगर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रह रहा होगा जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है, अगर ये वो मामला होगा तो ये स्टेप नहीं कर सकता, बाकी सारे स्टेप हो सकते हैं। हाँ, 25 पे आएगा फिर अपना आगे करेगा। नहीं, सोचे ना सोचे वो एक अलग चीज है कि मतलब उसको 25 पे आना ही आना है, अगर बाहर रह रहा है तो उसको आना ही आना है। ठीक, उसके बाद एक ऐसे ही हम लोग एक ऐसे ही मिलता जुलता प्रोविजन इन्वेस्टिगेशन में पढ़ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चाहे तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ना करे, लेकिन वो कब इन्वेस्टिगेशन रोक सकता है या ना करे, उसका डिस्कशन कब है, जब नामजद मुकदमा हो। याद आ रहा है कि नहीं, जब नामजद होगा, अगर अज्ञात होगा तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आ रहा है, एक प्रोविजन ऐसे मिलता जुलता पड़ा हमने। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज वैसे ही है कि अगर बाहर रह रहा है जुरिडिक्शन के, डायरेक्ट नहीं चला जाएगा वहां पे, पहले उसको आना ही आना पड़ेगा। यहां पे इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा, जैसा उसको ठीक लगे। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बस, लेकिन इस अगर बाहर रह रहा है एक्यूज, तो बाकी सारी तीरें जहां जहां जा रही है सब हो सकता है, लेकिन ये वाला जो आ रहा है सीधे 223 से उठ के 227 यहां नहीं आ सकता। बस उसको एक जगह रुकना पड़ेगा 225 में, फिर वहां से उठ के वो 227 में आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और ये चार्ट याद रहेगा तो भूलेगा नहीं। आपको पूरा प्रोसीजर आपको बैरक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, समझ आया? अब इश्यू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन करके करेगा क्या करेगा? ईदर अरे क्या है, हाँ ठीक, नहीं बढ़िया है, नीचे ऊपर करने में सही रहता है। ठीक, देखो इंक्वायर करके करेगा क्या? ईदर इंक्वायर इनटू केस हिमसेल्फ, क्या क्या कर सकता है पोस्टपोनमेंट करने के बाद, या तो खुद इंक्वायर करेगा केस को, ठीक, या डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट। अच्छा, ये जो आप बार बार देखते होंगे, इससे थोड़ा सा एक डाउट आता हो ना कि रे पुराने टाइम में डिटेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट जानते हो? डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, डिटेक्टिव ये फलाने, डिटेक्टिव वो फलाने, खूब देखते रहे होंगे। अच्छा, मुझे बहुत बचपन से ही मैं सब जो सीआईडी पीआईडी बहुत देखता था, तो मुझको जो है मजा आता था। तो जो है हमको लगे कि यार पुलिस वाले ये हैं, ये क्यों बीच में कहीं घुस जा रहा है, इससे क्या मतलब, इसको कौन ऑथराइज कर रहा है? तो उसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है। आज भी है, सामने लिखा है, देखो पढ़ो, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, उसके आगे पढ़ो, और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट। डिटेक्टिव दे दिए, जिसको ठीक समझे, मजिस्ट्रेट जिसको ठीक समझे उससे इन्वेस्टिगेशन करा ले। क्या लिखा है लाइन पढ़ो ना, साफ साफ लिखा है कि या तो डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, या तो पुलिस को दे इन्वेस्टिगेशन, या किसी भी पर्सन को दे जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। समझ रहे हो? ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेयर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, कि आगे बढ़ने का कोई ग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड,
ठीक, अगर वहां पे डायरेक्शन इंक्वायर कर सकता है, बहुत शब्दों पे ध्यान दे रहे, यहां देखिए दो चीजें कर सकता है, एक मैंने ये बनाया कि इंक्वायर कर सकता है खुद से या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, लेकिन यहां प्रोवाइजो क्या लगा दिया, प्रोवाइजो बोला, कहा कि डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता, देखो, where it appears to the magistrate that the offense complaint of its trial exclusively by court of session। मान लो पॉक्सो का मामला कोई आ गया, तो पॉक्सो का मामला डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है वो। अगर उसके मामले कंप्लेन आ गई तो वहां इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वहां पे सीधे कर देगा। ठीक है, अब where the complaint has not been made by court unless the complainant and the witnesses present have been examined on oath। और तब तक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता जब तक कि एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट की और विटनेसेस की ना लिया हो। अगर उसने नहीं लिया है, अगर नहीं एग्जामिन किया है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक, in an inquiry under subsection 1 the magistrate may if he thinks fit take evidence of witnesses on oath। कि मतलब जो खुद से इंक्वायरी करने की बात कही है ना, वो क्या कहते हैं, जो गवाह हैं उनसे ऑन ओथ सबूत ले सकता है। ठीक है, provided that if it appears to the magistrate that the offense complaint of it tribal exclusively by he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them upon oath। और अगर जो यहां लिखा है ना कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा, तो वहां इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता, लेकिन क्या करेगा, जैसे उसको पता चल गया कि ये तो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो तुरंत जो है, अगर उसने नहीं किया होगा, क्या कहते हैं, क्या कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को बुलाएगा और बुला के बोलेगा कहे ऐसा है, सारे विटनेसेस अपने प्रोड्यूस करो, मुझे एग्जामिन करना है। क्योंकि वहां पे हमने क्या पढ़ा था प्रोविजन 223 में कि शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को तो चलो कर लिया, ठीक है, लेकिन आगे भी हमने क्या देखा था कि विटनेसेस इफ प्रेजेंट, अकेले चला गया वो कंप्लेंट दर्ज कराने, विटनेसेस नहीं लेके गया, कंप्लेंट हो गई। अब कंप्लेंट, और जैसे ही हो गई कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट को लगा, यार ये तो जो है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तुरंत कंप्लेनेंट को बुलाएगा और कहेगा जितने तुम्हारे पास विटनेसेस हैं सब लेके आओ, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक है, समझ आ रहे हैं? ठीक, क्लॉज 3 देखो, if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that all the powers conferred by the Sanhita on an officer in charge of police station except the power of, अगर कोई डिटेक्टिव को दे देगा मजिस्ट्रेट कि भैया ऐसा है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, तो उसके पास सारी पावर होगी इन्वेस्टिगेशन करने की, बस एक पावर नहीं होगी कि अरेस्ट बिना वारंट के वो नहीं कर सकता। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर एक शब्द क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखो, इफ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस and the result of inquiry investigation under section 225 the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for the he shall dismiss the complaint and he shall briefly record the reason। बस एक चीज यहां पे हम लोग और नोट कर लेंगे, कहां पे, यहां पे, कि यहां पे जब वो डिसमिसल करेगा तो मस्ट रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। समझ में आया? पूरा चैप्टर क्लियर है? कहीं कोई समस्या? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, विटनेस डाल सकता है अगर प्रेजेंट है तो। एक मिनट इसको मैं बंद कर दूं, फिर सवाल अब 194 भी बताना ना क्वेश्चन। हाँ, ये